हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से एनवीएस टीजीटी मैथ्स का पेपर जो 2019 में हुआ था उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। पार्ट 3 है ये। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अलग से भी ये जो वीडियोस आ रही हैं जिसमें आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं, अलग से इनकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है ऑलरेडी। तो वहाँ पर जा कर के आप सारे के सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। हर एक वीडियो में आपको 5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो आप वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, वो आप देख सकते हो। उसमें आपको सारे के सारे जो सॉल्यूशन होंगे वो एक साथ ही मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो ये जो क्वेश्चन है वो एपी के ऊपर बेस्ड है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ये जो 5 नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका मतलब क्या है, अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, तो जब कुछ नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आप A2 माइनस A1 करोगे, 4 माइनस 2 करोगे तो आपको 2 ही मिलेगा। A3 माइनस A2 करोगे तब भी आपको 2 ही मिल रहा है। 8 माइनस 6 यानी A4 माइनस A3 करोगे 2 मिलेगा। 10 माइनस 8 करोगे यानी A5 माइनस A4 करोगे तो 2 ही मिलेगा। तो हर बारी आप इसी तरीके से अगर माइनस करते हो तो आपको जो डिफरेंस मिलता है वो सेम मिलता है। अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब ये जो नंबर्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी में लिखे गए हैं। समांतर श्रेणी से कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8। तो ये चीज़ अगर हम चेक करते हैं तो ये क्या हो जाती है, हमारी एपी में है। ठीक है, अब एपी में क्या होता है, जो आपकी सबसे पहली टर्म होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। जो सबसे लास्ट में टर्म लिखी हुई होती है उसे हम ए एन से डिनोट करते हैं। और एक फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब है जो कॉमन डिफरेंस। 4 माइनस 2, 6 माइनस 4, 8 माइनस 6, 10 माइनस 8, वो हमारा कॉमन डिफरेंस था। वो कितना है, डी से उसे डिनोट किया जाता है। एन का मतलब कितनी टर्म्स है, 5 टर्म्स हमने यहाँ पर ली है, तो एन का मतलब हो गया वो। तो यही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा एक और इसमें फॉर्मूला होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इन सारी टर्म्स का सम क्या होगा, तो उसके लिए जनरली जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है एस एन। एन टर्म्स का सम क्या होता है, फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एपी में अगर आपको ये 2 फॉर्मूले पता है और आपको पता है एन लास्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन मतलब कितनी टर्म्स है उस एपी के अंदर, ए मतलब जो फर्स्ट टर्म होती है, एस एन का मतलब जितनी भी टर्म्स है सबको ऐड करके जो भी वैल्यू आती है यानी सबका सम। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है और ये 2 फॉर्मूले अगर आपको पता है तो एपी का कोई भी क्वेश्चन हो आप बड़े आराम से उसे सॉल्व कर सकते हो। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को हम ए एन से डिनोट करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 1 एंड 11। तो जो पहले लिखा हुआ है वो फर्स्ट टर्म है, जो बाद में लिखा है वो लास्ट टर्म के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ इट्स टर्म, हमें नहीं पता इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं। फर्स्ट पता है, लास्ट पता है, नंबर ऑफ टर्म्स हमने n मान लिया है इसमें कि n टर्म्स इसके अंदर है, जो कि हमें नहीं पता। तो जितनी भी इसमें टर्म्स है, सम ऑफ इट्स टर्म्स, उन सबको ऐड करके 36 आता है। इसने ये हमें कह दिया है। ठीक है, तो लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। लास्ट टर्म का मतलब है 11, a का मतलब है जो फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी हमें इसमें नहीं पता, जो कॉमन डिफरेंस है वो भी हमें नहीं दे रखा है। ठीक है, 11 माइनस 1 10 आ गया, n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है कि 10 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है, वो कहता है सम ऑफ इट्स टर्म इज 36, यानी एस एन की वैल्यू 36 दे रखी है। जितनी भी टर्म्स है उनका जो सम है वो 36 दिया हुआ है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना दिया है ये वैल्यू आपको, 36 दिया है। n की वैल्यू हमें नहीं पता, a की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो a की जगह पे जब 1 रखेंगे 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। n माइनस डी की वैल्यू हमें यहाँ से पता है, तो n माइनस डी की वैल्यू हम डायरेक्ट 10 रख सकते हैं। 10 रख दिया, ये कितना हो गया 12। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12। 2 से 12 कट जाएगा, कितना आएगा 6 n इंटू 6 इज इक्वल्स टू 36 है, तो 6 से 36 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। तो n की वैल्यू हमें यहाँ पर 6 पता चल जाती है। वो हमसे पूछ रहा था नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स ही हमने n माना था और n की वैल्यू कितनी आ जाती है, 6 आ जाती है। तो एपी में अगर आपको ये 2 फॉर्मूले पता हैं तो आप एपी का कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है डिटरमाइन द रेशो, हमें रेशो फाइंड करना है, एंड द वैल्यू ऑफ m, और m की वैल्यू भी हमें बतानी है, इन विच द पॉइंट, ये जो p पॉइंट है m6 जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, ये p पॉइंट क्या करेगा, डिवाइड द जॉइन ऑफ a एंड b, मतलब ये है a और b को जोड़ रखा है। जॉइन किसका हुआ है, a एंड b का। a जो है वो -4 3 है एंड b जो है आपका 2 8 दे रखा है। ठीक है, उसने कहा है कि ए बी लाइन को अगर आप ज्वाइन करते हो तो एक पॉइंट P है, जो P पॉइंट है वो इसको डिवाइड करता है ए बी को, और P के जो कोऑर्डिनेट है वो m6 दे रखे हैं। तो बताना है कि किस रेशो में डिवाइड करता है। तो हमने रेशो मान लिया k:1, दिस अपॉन दिस, तो ये हमने k मान लिया, ये हमने 1 मान लिया। अगर हमें रेशो मानना होता है तो k/1 मान लेंगे। ठीक है, और फिर m की वैल्यू भी हमने बतानी है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो सबसे पहले में 6 की वैल्यू पता है, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी मत याद रखो, बस ये याद रखो कि m6 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, जो पॉइंट डिवाइड करता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वो ध्यान देखो कैसे बनाना है। बस k × 2, तो 2k प्लस 1 × -4 यानी -4 आएगा, अपॉन में k+1। ठीक, दूसरा k × 8, इधर y वाली लिखी जाती है तो y वाली टर्म लेनी है, k × 8 प्लस 1 × 3, y वाला लेना है ना, अपॉन k+1। तो यहाँ से m की वैल्यू तो ये हो जाएगी और 6 की वैल्यू ये हो जाएगी, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट बराबर होने चाहिए। इस तरीके से हम ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं, और ये वाला पॉइंट ऑलरेडी ये दे रखा है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से m = ये चीज़ आएगी, तो m और k, या तो k पता होना चाहिए या m पता होना चाहिए, तभी एक चीज़ निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से 6 = ये तो है, तो जब हम 6 = 8k + 3 अपॉन k+1 रखेंगे तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 6 × ये हो जाएगा, तो 6k + 6 हो जाएगा 8k + 3, ये कितना हो जाएगा 2k, 6 - 3 3 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाती है 3/2, और जो हमारा रेशो था वो क्या था, k/1। तो 3/2 के अपॉन में 1 करोगे तो कितना आएगा, यही आएगा, 3/2 ही आएगा। तो जो हमारा रेशो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3/2। तो जो हमारा रेशो है वो है 3/2, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। अब हमें देखना है कि m की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू इसके बराबर है, m = क्या है, 2k - 4 अपॉन k + 1। k की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो k की वैल्यू हमने रख दी 3/2, k की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये 3 - 4 यानी -1, ये कितना हो जाएगा 2 × 1 2, और 2 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 आ जाएगा नीचे, और फिर उल्टा करोगे क्या हो जाएगा -2/5, तो m की जो वैल्यू आती है वो -2/5 आ जाती है, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको PDFs एंड क्लासेस मिलती रहती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो भी अपडेट होती है वो वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो फिगर हमें दे रखी है इसमें कहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC, और जितनी लेंथ AB की होगी उतनी ही लेंथ DC की होगी, जितनी लेंथ AD की होगी उतनी ही लंबाई BC की भी होगी। ठीक है, उसके बाद कहा है AE परपेंडिकुलर DC, ये जो AE लाइन बनाई गई है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, DC के ऊपर। इसी तरीके से जो CF लाइन बनाई गई है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AD के ऊपर। ठीक है, तो इन दोनों लाइन्स का मतलब ये हो गया। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, और उसका साइन होता है ये। AB जो है वो 16 है, यानी ये लेंथ जो है वो 16 दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। AE आपको 8 दिया है, ये वाली जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। दूसरा CF जो है, ये जो लेंथ है वो हमें दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पूछा है AD कितना होगा, दैट मीन्स ये वाली लेंथ हमें पूछी है। ठीक है, तो होता क्या है, अगर हम किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, ये लाइन और इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन लाइन है,
AE, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। इस लाइन को अगर इस लेंथ से, जो कि ये लाइन जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, अगर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। दूसरी चीज़, एक साइड तो ये हो गई, दूसरी साइड ये भी तो है, और इसके ऊपर कौन परपेंडिकुलर है? CF। AD के ऊपर कौन परपेंडिकुलर है? ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जो दो ये परपेंडिकुलर हैं आपस में, CF किसके ऊपर है? AD के। तो इधर क्या हो जाएगा? CF इंटू AD। इस तरीके से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने के दो तरीके हमारे पास हो गए। क्या? दिस लाइन इंटू इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर, सॉरी एक मिनट, देखो क्या है, मैंने क्या कहा? जितना AB होगा उतना ही क्या होगा? DC। जितना AB होगा उतना ही क्या होगा? DC। ठीक है, इसने कहा है कि AE जो परपेंडिकुलर है वो DC के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, AE जो परपेंडिकुलर है वो किसके ऊपर है? DC के ऊपर परपेंडिकुलर, ना कि इसके। अब जितनी लंबाई AB की है उतनी ही लंबाई DC की होगी। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि DC भी हमारा 16 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ही बोलती है कि जितना ये उतना ही उसके सामने वाली साइड, जितना ये उतना ही उसके सामने वाली साइड। ठीक है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, पहले ध्यान नहीं दिया था। तो देखो इसमें क्या है, अगर ये 16 है तो ये भी 16 है, और ये जो है AE किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? इसके ऊपर। तो दिस इंटू दिस अगर करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा। 8 इंटू 16 अगर हम करते हैं तो हमें एरिया मिल जाएगा इस पूरे पैरेललोग्राम का। एक तरीका तो ये हो गया निकालने का। दूसरा उसने हमें कहा है कि इस साइड के ऊपर ये वाली साइड परपेंडिकुलर है। अगर इस साइड के ऊपर ये वाली साइड परपेंडिकुलर है तो अगर इस साइड को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी हमें इस पूरे के पूरे पैरेललोग्राम का ही एरिया मिलेगा। तो दो तरीके हैं हमारे पास एरिया निकालने के। क्या? ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसकी इंटू इससे कर दो, और ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसकी इंटू इससे कर दो, AD इंटू CF। ठीक है, तो AD की वैल्यू हमें दे रखी है, CF की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, AD हमें नहीं पता। ठीक है, और ये 16 इंटू 8 आ रहा है। 16 8 कितना होता है? 128/10। तो AD अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 128/10 या फिर 12.8 सेंटीमीटर। तो AD हमारी यहाँ से कितनी आ जाती है? 12.8 सेंटीमीटर है। और कुछ भी नहीं करना था इसमें, वो मैंने ध्यान नहीं दिया शुरू में कि इसके ऊपर, ये सोचा नहीं, तो हमें ये चीज़ देखनी थी, ये और ये बराबर है और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, तो इसकी इंटू इससे करनी थी। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा AP से ही रिलेटेड है। अब इसमें कहा है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, कोई AP थी, कोई AP है, उसकी जो n टर्म्स है उन सबको ऐड कर दिया जाता है तो जो सम आता है वो इस फॉर्म का आता है। तो यानी उसने हमें सम दिया है n टर्म्स का 3n² + 5n। अब एक बात कहो, अगर मैंने 2, 4, 6, 8 और 10 ये AP बनाई है, सिर्फ 5 टर्म्स हैं इसके अंदर, अगर मैंने ये AP बनाई है तो मैं कहूँ सिर्फ फर्स्ट टर्म तो मेरी ये होगी, और अगर मैं कहूँ फर्स्ट टर्म का सम निकालो, पहली टर्म भी यही होगी और पहली टर्म का जो सम होगा वो भी यही होगा। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म और फर्स्ट सम, एक टर्म का जो सम होता है वो सेम ही होता है। तो अगर मैं S1 निकालूँ तो वही मेरा A1 होगा, यानी n की जगह पे मैं क्या रख दूँगी? 1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, दैट इज़ 3 + 5 यानी 8। तो जो पहली टर्म होगी AP की वो क्या मिल जाएगी? 8 मिल जाएगी। अब अगर सेकेंड टर्म A2 है और मैं दो टर्म का सम निकालूँ तो दो टर्म का सम कितना हो जाता है यहाँ से? 6। दो टर्म्स का सम यानी S2 हो गया 6, और S2 क्या होगा? A1 + A2, और S2 क्या है? 6। S2 क्या होगा? 6 आ गया इन दोनों को जोड़ के, और S2 क्या है? A1 + A2। तो अगर मुझे A1 पता चल चुका है तो मैं क्या करूँगी? S2 में से A2 को अगर माइनस कर दूँगी तो मुझे S2 में से अगर A1 माइनस कर देंगे तो हमें A2 पता चल जाएगा। तो वही काम हमने यहाँ पर करना है। क्या? कि S1 फर्स्ट टर्म का सम, और फर्स्ट टर्म तो वही होती है, तो S1 A1 बराबर होता है तो वो हो गया। ठीक है, जब हम शुरू की दो टर्म्स लिखते हैं तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो A1 + A2 आता है, जो कि हमारा सम ऑफ 2 टर्म्स होगा। तो अगर मैं n की जगह पे 2 रख दूँ तो यहाँ पर ये इससे जो मिलेगा मुझे, दो टर्म्स को ऐड करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो मिल जाएगी। 2 दूनी 4 × 12 + 5 दूनी 10 यानी 22 आ गया। ठीक है, तो दो टर्म्स का सम कितना है? इतना। और दो टर्म्स का सम क्या होता है? पहली टर्म और सेकंड टर्म ऐड कर दो। पहली टर्म क्या है? A1 और सेकंड टर्म क्या है? A2। दोनों को ऐड करके क्या आता है? S2। ठीक है, इतना पता है। A1 मुझे पता है 8 होगी,
A2 नहीं पता, S2 22 है, तो 22 में से अगर 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 14। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है 14 क्या कि जो सेकंड टर्म A2 है वो कितनी हो जाएगी 14। ठीक है, तो यहाँ से मुझे A2 पता चल गया। अब मुझे किसी AP का फर्स्ट टर्म भी पता है, सेकंड टर्म भी पता है, तो क्या मैं थर्ड टर्म नहीं निकाल सकती? निकाल सकते हैं आराम से। कैसे? 14 में से 8 जाएगा तो मुझे कॉमन डिफरेंस पता चलेगा। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो आता है 6, जो कि होगा इसका D यानी कॉमन डिफरेंस। इस कॉमन डिफरेंस को इसमें ऐड करो 20 तो थर्ड टर्म पता चल जाएगी। इस कॉमन डिफरेंस को इसमें ऐड करो तो फोर्थ टर्म पता चल जाएगी। फिर से कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड करो तो फिफ्थ टर्म पता चल जाएगी। कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहो तो आपको जितनी टर्म्स चाहिए होंगी इतनी टर्म्स आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, दैट मीन्स ए भी तो हो गई ये। ठीक है, उसने कहा एन टर्म्स, मतलब हमें नहीं पता कि कितनी टर्म्स इसमें होंगी। उसने कहा है कि कौन सी टर्म, विच ऑफ इट्स टर्म्स, कौन सी टर्म होगी इसमें से, इन सारी टर्म्स में से कौन सी टर्म्स होगी जो 164 होगी। मतलब ऐसे ही ऐड करते रहो, इसमें 6 ऐड करते रहो तो आपको कहीं ना कहीं 164 रास्ते में मिल जाएगा। तो वो कैसे मिलेगा, वो हम कैसे निकालेंगे, वो अब हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमें चीज़ समझ आ गई। क्या हुआ यहाँ तक, है ना? ये तो हमें पता चल गया, डी हमारा 6 है। AP हमें पता चल चुकी है, हमें बताना है कौन सी टर्म 164 होगी। तो यानी हमने मान लिया कि ये लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म मान ली हमने AN जो कि 164। हमें नहीं पता ये लास्ट है या नहीं, क्या पता उससे आगे भी बना रखा हो, लेकिन हमने मान लिया कि यही हमारी लास्ट है। ठीक है, या फिर हमने मान लिया कि ये nth टर्म है और इसका नाम रख दिया AN। ठीक, और AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस n-1, n मेरे को पता नहीं, D कितना होता है 6। तो 164 में से अगर 8 आप माइनस करोगे, ये इधर जाके माइनस होगा ना, तो बनेगा 156 इक्वल्स टू n-1 इंटू 6। 6 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था, तो 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 छंग 36, n-1, -1 इधर प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू 27। हम मान लेते हैं कि ये nth टर्म है और nth टर्म है तो nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, फिर वहाँ से n की वैल्यू आ जाती है, तो हमें पता चल जाएगा 164 27th टर्म इसकी होगा। इस AP की 27 टर्म जो होगा वो 164 होगा। तो ये 16 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एनवीएस पेपर में आया हुआ ही है ये क्वेश्चन, ये आपको ट्राई करना है और उसका जो भी आंसर आपको आए उसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगे तो वहाँ से आप अलग अलग टॉपिक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप मेरा एनवीएस का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ना चाहते हो और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करना चाहते हो तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।